बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मेरे कुछ सवालात होंगे, अवाम से भी करूँगा और हुक्मरान जो हैं उनसे भी मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल जो है वो ये होगा कि क्या हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है पाक फ़ौज के ऊपर। पाक फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार है? क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं एक ही चीज सुनता आया हूं कि जब भी तरक्की हुई पाकिस्तान के अंदर, वो जिसको ये सियासतदान डिक्टेटर का नाम देते हैं उसी दौर में हुई। जब मैं पाकिस्तान के अंदर बात करता हूं डैम्स की, तो वो जनरल अयूब खान के दौर के बाद किसी को तौफीक नहीं हुई कोई सियासतदान आके पाकिस्तान के अंदर जो आए रोज सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, इस तरह का जो बारिशें होती हैं, पानी संभालने की बजाय वो पानी जो आपका बड़ा नेमत रखता है, जो ज़िया हो जाता है, जो समंदर की नज़र हो जाता है, अगर वहाँ पे ये सारे सिस्टम बनाया होता तो ऐसा ना होता, डैम्स वगैरह बनाए होते। दूसरे नंबर पे मैं जब बात करूं, ना सिर्फ सरहदों बल्कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या रूनमा होता है, कोई भी ऐसा सान्या हो जाता है, कोई भी कुदरती आफत आ जाती है, तो सबसे पहले पाक फ़ौज वहाँ पे शाना बेशाना खड़ी होती है। वो तो दूर की बात कर लो, यहाँ पे बटग्राम के अंदर अगर एक चेयर लिफ्ट टूट जाती है तो वहाँ पे भी पाक फ़ौज को ही जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल में जो तनकीद करने वाले हैं उनकी ज़बान को लगाम देने के लिए ये बटग्राम वाला वाक़या भी काफ़ी होगा। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूँ तो एक तरफ तो अवाम पहले ही महंगाई से पिसी हुई थी, उसके बावजूद कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। दूसरी तरफ मैं जब बात करता हूँ तो बिजली की आए रोज बढ़ती हुई कीमतें 70 रुपए के करीब जो है यूनिट हो गया। अवाम जाए तो कहाँ जाए? ये क्या IMF ने पूरे का पूरा जो है मलबा, जो अपना उनका नज़ला जो है वो अवाम के ऊपर गिरना है? क्या जो रईस हैं, जो हुक्मरान रहे, साबका रहे या मौजूदा है, क्या वो बरी जिम्मा है? क्या वो अपना यहाँ से पैसा निकालें, पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ जाए? क्या उनके लिए इतना काफ़ी और अवाम यहाँ पे मरती रहे, खुदकुशियाँ करती रहे, अपने बीवी बच्चों के जेवर, कभी अपनी बीवी का जेवर बेचे, कभी अपनी बेटी का जेवर बेचे जो उनकी शादी के लिए बालियाँ बनाई होती है गरीब ने, मेहनत कश ने, कभी वो अपनी बाइक बेचे, कभी मोबाइल बेचे, कभी खुदकुशी कर ले, जाए तो कहाँ जाए अवाम? तीसरा, जो आजकल पाकिस्तान के बदनाम करने की साजिश पूरी दुनिया में बड़ी प्री प्लान तरीके से, वो अगर कभी गौर करें तो वो एक ऐसा नहीं था सीधा साधा सान्या के हो गया जड़ांवाला वाला वाकया। उसके पीछे कोई ना कोई बैरूनी हाथ या पाकिस्तान के दुश्मन हर सूरत में शामिल है और हमारी फोर्सेस को डेफिनेटली वो काम कर रही हैं, उन हाथों तक पहुंचना होगा ताकि दोबारा पाकिस्तान के अंदर जड़ांवाला वाला वाकया कभी ना हो सके। मैं दूसरी तरफ अगर जैसे जड़ांवाला वाकया हुआ, थोड़ा सा आपके हमसाए मुल्क, जहां तक हमारी सोच है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हमारी सोच और कड़ियां जो है वो हमसाए मुल्क से कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। उसकी रीज़न मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कि आप जब बात करते हैं 1984 1969, तो गुजरात के अंदर इतने अकलीतों के साथ फसादात हुए कि इतने मुसलमान, सिख, ईसाई कितने वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया बड़ी बेरहमी से। उसके बाद 2000 के अंदर, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 सन की बात करें तो वहाँ पे सिखों के ऊपर जो जालमाना तशद्दुद और हज़ारों की तादाद में सिख जो है उनको कत्ल कर दिया गया। तो कभी मुसलमानों को यूनिवर्सिटियों के अंदर से खींच के, कभी घरों के अंदर से खींच के, कभी मस्जिदों के अंदर से खींच के जो है शहीद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बात मैं करूं, अगर हमारे जो मसीही भाई हैं, अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूं, अगर मैं ईसाइयों की बात करूं, तो रवां साल में जो ये साल चल रहा है, मोदी की हुकूमत के अंदर 400 के करीब ऐसे वाकयात वहां पे हुए हैं जिन्होंने नफरत अंगेजी पैदा हुई, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिसमें उनको कत्ल कर दिया गया। ईसाइयों के ऊपर 400 से करीब इसी एक साल के अंदर हमले हुए हैं। एक अखबार है इंटरनेशनल, उस NPC न्यूज़ के मुताबिक जो मोदी की हुकूमत है उसमें 66% अकलियतों के ऊपर हमला, उनके ऊपर नफरत फैलाने का और कत्लो गारत करने का, तशद्दुद करने के वाकयात में इजाफा हुआ।
ये किरदार मुख्तलिफ, मैंने 3-4 टॉपिक पे बात की। सबसे पहले मैं जो जड़ावाला वाला वाक़या है उसके ऊपर बात करूंगा कि ये जो जड़ावाला वाला वाक़या है ये ऐसे ही रुनमा हो गया या इसके पीछे कोई ना कोई हकायक देखे अमल करा दे मुलवा ना। देखिए मुसलमानों के ऑलरेडी स्वीडन के अंदर जो वाक़या चल रहा था, जो बेरहमती हुई कुरान मजीद फुरकान हमीद की, उधर से ये वाक़या हो जाना कहीं ना कहीं ये कड़ी मिलती है। और ये देख लेना इंशाल्लाह ये जो असल किरदार है उनका चेहरा हमारी एजेंसियां सामने लेके आएंगी। इस पे बात करने के लिए स्टूडियो के अंदर जड़ावाला वाक़या के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जो है मौजूद हैं, अल्लामा शकीलुर रहमान नासिर साहब, चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हारमोनी पाकिस्तान। मेरे अगले मेहमान जो है वो है हमारे मसीही भाई हैं बिशप डॉक्टर शहजाद अख्तर रॉकी साहब, वो सदर हैं लाहौर के नेशनल पीस कमेटी इंटरफेथ एंड हारमोनी। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। दुखती राग, एक तरफ हम वैसे सताए हुए हैं हुक्मरानों से, दूसरी तरफ ये जड़ा वाला वाक़या, हमें तो ये हजम नहीं हो रहा। क्या ये सीधा ऐसे ही वाक़या है कि वो बेरहमती हुई और ये वाक़या हो गया, या इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ है? क्योंकि आप वहाँ पे कुछ दिन जाके आप और डॉक्टर साहब काम करते रहे हैं, तो जाहिर है आप मुसलमानों को मिले होंगे, जो मसीही हैं उनको भी मिले होंगे, बाकी लोगों को मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो हक़ाइक़ सामने आए होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जड़ावाला के हवाले से आपने जो सवाल किए है उसमें हम पिछले हफ्ते अमली तौर पे वहाँ पहुँचे और लोगों से हमने बातचीत की और हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि एक तसलसल से जो वाक़यात हो रहे हैं बेहुरमती के, कुरान पाक के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बैरून ममालिक में, स्वीडन और डेनमार्क में, उसका एक रद्द अमल जो है ना पाकिस्तान में बड़ा तेज़ी से होता है। तो ऐसे इंटरनेशनली तौर पे पहले तो इन वाक़यात की जो ना एक तो मज़म्मत भी की जाए, फिर साथ साथ हमने भी पहले मुतालबा किया था, हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी दूसरे मज़हब के लोग भी थे जिन्होंने मुतालबा किया था कि इल्हामी कुतब और अम्बिया के ख़िलाफ़ जो भी कोई ज़ुबान दराजी करे उसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए और उसको सज़ा दी जाए ताकि मजहबी जो इंतशार है उसका ख़ात्मा हो सके। एक तो इसके साथ एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ कि मज़ाहिब के दरमियान तसादम की ये साजिशें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हो रही हैं कि मजहबी चपकलशें हों, मज़ाहिब को तसादम की तरफ लेके जाया जाए और इनमें इंतशार फैलाया जाए। ये है मज़हब दुश्मन लोग जिनकी पूरी दुनिया पे एक अच्छी गिरफ्त भी है और अपने नापाक अज़ाइम को तकमील के लिए वो मुख्तलिफ़ ममालिक में ये फसादात करवाते हैं। जिस तरह कुरान पाक के हवाले से आपने भी फरमाया कि डेनमार्क और दूसरे ममालिक में ये जो चीज़ें हो रही हैं उनकी पुश्तपनाही हासिल है उनको। और पाकिस्तान के अंदर साहब मैं आपकी यहाँ पे बात जो है वो कट करूँगा। आप नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या स्वीडन हो, वहाँ पे जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो कभी भी उनकी हुकूमतें जो हैं उन्होंने ऐसा रद्द-ए-अमल कभी नहीं दिया, कभी उन्होंने मज़म्मत नहीं की, कभी उन्होंने एक्शन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी झड़ा वाला वाक़या हो जाए या कभी वज़ीराबाद वाला वाक़या हो जाए तो आपकी मशीनरी, आपकी पूरी एक नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम जो है उन अक़लीतों के साथ खड़ा होता है और भरपूर किस्म की मज़म्मत करता है। हालांकि ये मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती हुई जड़ावाला में, जो हमारी मुक़द्दस किताब जो कुरानी किताब है उसको कुरान मजीद फुरकान हमीद को वहाँ पे उसकी बेहुरमती की गई। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे, हमारे तमाम, देख लें आप एक SHO से लेके आपका आर्मी चीफ, आपका वज़ीर आज़म, आपका चीफ जस्टिस, सब वहाँ पे आए, मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि जब कानून मौजूद है तो फिर आप खुद फैसला करने वाले कौन होते हैं। लेकिन स्वीडन में जब वाक़या होता है तो उनकी हुकूमत को और वहाँ के लोगों को तौफीक नहीं होती कि वो मज़म्मत करें। जब आप नॉर्वे की बात करते हैं वहाँ पे उनको तौफीक नहीं होती। डेनमार्क की बात करते हैं जो कि 12 दफ़ा मुसलमानों ने इस पर एहतजाज भी किए, उनको तौफीक नहीं होती कि वो मज़म्मत करे या ऐसे वाक़यात को रोके। जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की हटधर्मी की वजह से ये जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ लोग इश्क़ रसूल और कुरान पाक की जो बेहुरमती है उस हवाले से इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। और जो जड़ावाला में वाक़या हुआ उसमें सबसे पहले जो हुआ कि कुरान पाक के औराक को शहीद किया गया, उनके ऊपर गुस्ताखाना कलमात लिखे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, फिर उसको लोगों के घरों में फेंका गया। अब जिन लोगों की तस्वीरें लगा के उन्होंने फेंका वो लोग तो महफूज मकामात पर या पुलिस के कस्टडी में हैं, लेकिन जिस बंदे ने वो शरारत की वो पीछे था,
वो मैं समझता हूँ कि हमारे अदारों ने बड़ी अच्छी कोशिश कावश करके ना उस बंदे को भी पकड़ लिया है जो असल मुजरम है, जिसने दूसरे लोगों का नाम लगा के तस्वीरें लगा के कुरान पाक की बेहुरमती की और उनको समझें कि उनके घरों को तबाही का सबब बना, वो आदमी भी पकड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात ऐसे नहीं हो जाते, इसके पीछे भी कोई मुहरकात है, मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। और फिर अभी पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट थी जिसमें उसने बताया है कि मणिपुर में और गुजरात में मुसलमान, मसीही और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ है उनकी कसीर तादाद बताई है, उनकी इबादत खाने जो है उन पर कब्ज़ा किया गया और हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया और हज़ारों लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की। अब वो मुसलसल ये चीज़ें जो चल रही थी, मणिपुर का वाक़या तो अभी अगस्त में हुआ है, अगस्त के वाक़े के बाद फौरी जो है पाकिस्तान के अंदर ये वकूआ का वाक़या का वकूआ हुआ है, उस पर हमें तशवीश है कि क्या इतनी जल्दी ये कैसे मामला हो गया। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इंडिया इसमें मुलव्वस है, वो अपना जो बदनुमा चेहरा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया के अंदर लोग उनके ऊपर मजम्मत कर रहे थे कि वो जिस तरह के मजहबी इंतशार फैला रहा है इंडिया और जिस तरह से जुल्म कर रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अपना इनका रुख चेंज करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इंडिया है वो मुलव्वस है कहीं ना कहीं? मैं समझता हूँ कि वो हमेशा ही साजिश करता है और ये जो वाक़या हुआ है इसकी जो कड़ियाँ हैं वो इंडिया के साथ मिलती हैं। हमारे अदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदाजे हैं वो भी बता रहे हैं कि इंडिया ने अपना जो मसक़शुदा चेहरा था ना उसको साफ़ करने के लिए ये वाक़या किया है ताकि जितनी दुनिया की निगाहें हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। और वहाँ हज़ारों लोगों को, मसीहों को कत्ल किया गया, उनके गिरजा घरों को गिराया गया, उनके ऊपर कब्ज़े किए गए, वो सब चीज़ें बैक पे चलेगी और ये जड़ा वाला सन है जो है ना वो सबसे ऊपर आ गया, नुमाया आ गया और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो सारे इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हालांकि जो किरदार पाकिस्तान के मुसलमानों ने, उलमा ने मजहबी रवादारी का जो सबूत दिया है, मैं समझता हूँ इससे कभी पहले देखने में नहीं आया। अब मैं ख़ुद भी, हमारी पूरी टीम गई है, हमारे उलमा साथ थे, सारे मज़ाहिब के लोग हमारे साथ थे, हम हर एक के घर में गए हैं, हर एक चर्च में गए हैं, फिर यहाँ तक कि हमने खुद जाके उनको ये कहा है कि उनका इबादत का दिन था अगले दिन, आज के दिन हम वहाँ ही थे तो उनको अगले दिन इतवार को इबादत करनी, तो हमने कहा कि आपको इबादत के लिए कुछ जगह चाहिए तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास मसाजिद हैं। तो वो लोग इतने खुश हुए, बल्कि हमारे साथियों ने फिर जाके दोबारा उनके साथ रब्ता किया कि आप अगर आए। वो वहाँ पे जो वहाँ के बिशप थे या पादरी थे उनकी बड़ी वो वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि मस्जिद में आए हमारे, वो वहाँ पे आके जी हमारे साथी वहाँ उनको यही नहीं कहा कि आए, हमने कहा कि मस्जिद हम खोलते हैं 9 बजे, उसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए हम आपके खाने पीने का भी एहतमाम करते हैं, आप हमारी मस्जिद में आएँ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इंतज़ामिया तो वहाँ मौजूद थी लेकिन हमने भी उनको कहा हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हाँ जी सिक्योरिटी देंगे ताकि आप अपनी सुकून के साथ इबादत कर सकें। क्यों हम हर जगह ये बात तो कहते हैं कि नजरान का जो वफद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना में आया तो आपने उनको इबादत की इजाज़त दी, उन्होंने इबादत की इजाज़त मांगी तो आपने कहा इनको मस्जिद नबी में भेज दें, वहाँ जाके वो इबादत करें। उन्होंने तसल्ली के साथ इबादत की। तारीख़ इस्लाम का जो तारीख़ है वो पढ़ने वाली है। मसीही जो थे लोग उनके साथ एक ताल्लुक़, आप उससे अंदाज़ा करें कि जब मुसलमानों पे ज़मीन तंग की गई मक्का की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेज दिया नजाशी बादशाह के पास, इसलिए भेजा कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला शख्स था। तो उसके पास भेजने का मकसद कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसने आप मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत का इजहार किया और इतना क़ुर्बत की कि वो ख़ुद भी मुसलमान हो गया। ये किरदार था हमारे अम्बिया ने जो पेश किया, हमारे सहाबा ने, अहले बैत ने जो पेश किया, हमारे मुसलमानों ने जो पेश किया, आज भी वो किरदार मसख़ नहीं है। वहाँ हम गए तो वहाँ हमें ख़ुद बताया कि उन्होंने कि जैसे ही ये वारदात शुरू हुई है, लोग आए हैं, ये जत्था जब हमला करने के लिए आया है जड़ावालों में, जड़ावाला के बाशिंदों ने जो मुसलमान थे वो हमें उठा के अपने घरों में ले गए तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी मिसाल है, इससे बड़ी और क्या मिसालें दें, और क्या मिसाल हो सकती है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप बताएं कि क्या जो हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने मज़म्मत की, जिस तरीके से देखें वो 200-400 बंदों का वो किरदार हो सकता है, बाकी जैसे 22-23 करोड़ आवाम जो है, लोग जो है, इदारे आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या आप
इस मजम्मत से, उनके साथ खड़े होने से मुतमिन है कि वाकई पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के उलमा इकराम हैं, जो मुसलमान आपके भाई हैं, उन्होंने वाकई ही किरदार अच्छा अदा किया है? सबसे पहले तो मैं कोहिनूर टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने जड़ांवाला के वाक़े के मुतल्लिक़ बातचीत के लिए मुझे बुलाया। और दूसरी बात कि मैं मौदबाना आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो दूसरों की कमियों कमज़ोरियों को आगे रखती, नुमायाँ करती है ताकि इंसान में से कमियाँ दूर हो सकें जी। तो लिहाजा हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी देर से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मसीहों को मसीह कहकर पुकारा जाए, ना कि ईसाई। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मसीह का लफ्ज़, मसीहों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे भी हमारी दिलजारी ना हो सके। बिल्कुल सही। और दूसरी बात कि जड़ांवाला के अंदर जो वाक़या पेश आया है, उसमें मैं जब वहाँ पर पहुँचा तमाम उलमा कराम के साथ, तो वहाँ के मुसलमान भाइयों से जब मैं मिला हूँ तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्होंने बताया कि 3 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे मुसलमानों ने ही हमें पानी का भी नहीं पूछा, इस वजह से कि हमने मसीहों की जान बचाने के लिए बड़ी जान फिशानी के साथ जद्दोजहद की है। क्योंकि अरसा दराज से उन मसीहों के साथ जड़ांवाला के मुसलमान जो पड़ोसी हैं उनके साथ अरसा दराज से रह रहे हैं, वो उनके साथ एक दिल एक जान होकर रह रहे हैं। तो उन्होंने जब उनके साथ बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि हमने बहुत कोशिश की है, एक जथ था, बहुत ज़्यादा ग्रोह था जो हमारी पहुंच से बाहर था, हम उन्हें रोक नहीं पाए। बहुत ज़्यादा मिकदार थी उनकी, तो जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए। बल्कि वहाँ पे उस जत्थे ने वो मुसलमान की जो फैमिलियाँ थी उनको भी ज़ोदकोब किया, उनके घरों को भी नुकसान पहुँचाया जो इनकी सपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, जितने भी वो मसीहों के कर रहे थे उनको भी, वो मुसलमानों के घर भी उन्होंने तोड़ फोड़ की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरी बात कि देखें, मैं ये बात करना चाहूँगा कि कुरान पाक जो है, जिसकी आप लोग ही नहीं, मुसलमान ही नहीं बल्कि मसीही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसे खुदा का कलाम मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि तमाम नबी पैगंबर उसमें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी कि परवरदिगार का, उस खुदाए ज़ात का, उस रब्बुल आलमीन का नाम उसमें, जिसे मुकद्दस नाम कहा जाता है, पाया जाता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम उसमें पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा तादाद में वो निशानी अवेज़ा की गई है कि बहुत ज़्यादा नाम उसमें मदर्ज हुआ है। मुकद्दसा मरियम का नाम कुरान पाक में पाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकी मसीही हैं वो कभी भी कुरान पाक की बेहरुमती नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जिसमें खुदा के नबियों का नाम पाया जाता है, जिसमें खुदा का कलाम, जिसे मुकद्दस किताब कहा जाता है, वो हमारे लिए बहुत मोहतबर है। और दूसरी बात कि अगर कुरान पाक मुकद्दस और पाक किताब है तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस भी पाक किताब है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और कुरान पाक के मुताबिक जब हम देखते हैं तो हम एक ही बाप की असल हैं, एक ही बाप के बेटे दो, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक। यानी मुसलमानों का और मसीहों का तल्लक जो है ये खूनी रिश्ता है एक ऐसा, ये दोनों भाइयों की औलाद है जिसमें से हम निकल के आज वजूद में। तो हमारा एक रिश्ता, एक तल्लक ऐसा है कि जब हम प्यार और मोहब्बत के साथ किसी भी जगह पर मिल के रहेंगे तो कभी भी ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे जब हम एक दूसरे के मज़हब की, एक दूसरे की किताब की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चैनल पे मौजूद हूँ, किसी भी जगह पर मेरी कोई तस्वीर लगा दे, मेरा कोई नाम लिख दे, मेरे आईडी कार्ड का, अब आईडी कार्ड तो किसी भी महकमे में दिया जाता है, कॉपी दी जाती है, कहीं पर भी हमारा आईडी कार्ड किसी को भी कहीं से भी मिल सकता है, नंबर मिल सकता है। तो कोई भी आईडी कार्ड का नंबर लिख दे, तस्वीर लगा दे या नाम लिख दे, कहीं पर फेंक दे, तो वो बंदा तो फंस गया ना। लेकिन जो पीछे जिसने किया है, अब देखिए 7 बजे जड़ांवाला में उस वाक़े पर पर्चा दर्ज हो गया,
उसके बाद कितने बजे जाकर ये अटैक हुआ है, कितने बजे जाकर हमला हुआ है, किस तरह से गिरजा घरों को जला दिया गया, किस तरह से आम पब्लिक के, आम आवाम के घरों को जला दिया गया। अब देखें, अब तारीख, अच्छा इस पे जी हम भी अपने लास्ट प्रोग्राम में और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं वहाँ पे जड़ांवाला में, उन्होंने भी और मजहबी जमातों ने भी जो है वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया था कि वहाँ की लोकल पुलिस जो है उनकी इंक्वायरी की जाए। सिर्फ इंक्वायरी से बात नहीं बढ़ती, उनको सस्पेंड किया जाए कि वो तब ये जब वाक़या हुआ, जब 2 घंटे का टाइम वक्त दिया गया था, 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 3-4 घंटे बाद जाके ये हालात कशीदा हुए, तो वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं रोक सके। आखिर ये सब जब मामला हो गया, जब माजरा हो गया, सब हालात कशीदा हो गए, उसके बाद ही क्यों आए। ये तो हम उनके किरदार के ऊपर बात कर चुके हैं पहले। देखिए जी, आईजी साहब ने बात की थी कि पुलिस की बड़ी आला कारकर्दगी रही है, ठीक है, और कारकर्दगी जो है वो सबको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अगर कारकर्दगी बेहतर होती तो मेरे ख्याल में ऐसा बड़ा सानहा पेश ना आता, इस तरह का बड़ा वक़ूआ पेश ना आता। ठीक है, पुलिस हमारी जानो माल की हिफाजत करने के लिए तैनात की गई है, जगह जगह पर रात दिन वो गश्त करते हैं, इसी वजह से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। और जब इस वाक़ये का इल्म पहले से ही हो चुका था, 7 बजे FIR कट चुकी है, उसके बाद जाकर देखे कितने बजे अटैक हो रहा है, कितने बजे हमला हो रहा है, तो उससे पहले सारे इंतजामात मुकम्मल करने चाहिए थे कि खुदा ना खास्ता अगर अटैक हो तो हम उसकी रोकथाम कर सकें। बिल्कुल पहले नफरी इजाफी बनवाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बिशप साहब, मुझे ये बताएं कि ये ठीक है, आप मुसलमान जो हैं वहाँ पे उनकी मसीहों के साथ जो मोहब्बत है वो आप बता चुके, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारे इस वक्त आप लोगों के साथ खड़े हुए, आप उनके किरदार से, उनकी जितना भी वो वर्किंग कर रहे हैं उसमें मुतमिन है? जी बिल्कुल। देखें, अब एक इंसान, हम पहले सबसे, मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी बाद में, पहले मैं इंसान हूँ, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, भाई पहले हम इंसान तो बन जाए, पहले हमारे अंदर इंसानियत तो पैदा हो जाए, फिर हम पाकिस्तानी हैं। और जब हम पाकिस्तानी हकीकी तौर पर बन जाएंगे तो फिर हर अदारा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और मैं उन अदारों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात की मजम्मत की है, जिन्होंने वहाँ पर जाकर इस बात की मजम्मत करते हुए इस पर एहतजाज भी किया है। क्योंकि ये एहतजाज होता है जब आप किसी चीज़ को, किसी भी बात को रद्द करते हैं कि ऐसा मामला नहीं पेश आना चाहिए था, ऐसा वक़ूआ पेश नहीं आना चाहिए था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन अदारों का भी। लेकिन एक बात पर मैं मुतमिन नहीं हूँ कि जैसा कि ऐलान किया गया 20 लाख का, अब देखें 20 लाख तो एक घर के लिए, वहाँ उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कम से कम 50 लाख का ऐलान करना चाहिए उन्हें, इसलिए 1 लाख का तो अब सोफ़ा भी नहीं आ रहा। अब देखिए उनका तमाम फर्नीचर, घरों का सारा सामान तबाह कर दिया गया। जब वहाँ पर गए हैं, आप यकीन जाने कि वॉशिंग मशीन तोड़ दी गई, मोटर तक पानी वाली उतार के ले गई, वो ऐसे केमिकल फेंके हैं कि इतना उजाड़ हो चुका है, इतना चीज़ें उनकी, इन चीज़ों का ज़या हो चुका है कि वो बेचारे सड़कों के ऊपर गलियों में बैठे हुए हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, तकलीफ में, अज़ियत में। बिजली भी, जब मैं ये लास्ट मेरा चक्कर लगा 3 दिन पहले, अच्छा नहीं गलियों में तो नहीं है, अभी उनको दानिश स्कूल में बड़े अच्छे इंतजाम करके दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और वहाँ पे उनके खाने पीने का, बल्कि हमारी मजहबी जमातें भी वहाँ पे आप लोगों को साथ लेके विजिट कर रहे हैं, और इस वक्त तमाम मुसलमान उनके साथ हैं, उनके इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, रहाइश का, खाने पीने का। मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त वो लोग जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस वक़्त वो बाहर रोड पर थे। अभी उस वक़्त तक कोई उनको सहूलत नहीं मैसर हुई थी, तो उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो देखें ना, अब उसके बाद कितने चक्कर लागे, कितने NGOs गई हैं, कितने अदारे गए हैं जिन्होंने उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया, रहाइश का भी इंतज़ाम किया। और मेरे ख्याल में बहुत सारे चर्चेज़ जो आधे तो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और घरों के लिए भी वो जद्दोजहद की जा रही है। इस पर तो मैं बात तो हुकूमत पंजाब जो है उनकी तरफ से दानिश स्कूल में उनके तमाम इंतजाम जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अलामा साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन इस्लाम, इस पूरे जो मामला हुआ है इसके ऊपर वो क्या तलकीन करता है? इस्लाम के जो फरमूदात हैं अगर उनको हम पढ़ते हैं तो इस्लाम ने कभी भी इजाज़त नहीं दी किसी फ़र्द वाहिद के वो उठ के किसी से को बदला ले या इंतकाम ले। वो जंगी हालात में भी किसी को उन्होंने इजाज़त नहीं दी
कि जंगी हालात में भी आप किसी इंसान को कत्ल करें, किसी खातून को कत्ल करें, किसी बच्चे को कत्ल करें, किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाएँ। अब उस हवाले से मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, वो जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो मसीहों का एक बड़ा वफद आया बगदाद से कि जी हमारे जो पहले यहाँ एक बहुत बड़ा जो मंदिर था, इधर अपना गिरजा था, उसको इन्होंने गिरा के तो अपने महल में शामिल कर लिया है। तो उन्होंने उस वक़्त अपने वज़ीरों मशीरों को बुलाया कि आपने ये क्या किया, जो ये कह रहे हैं ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी, जो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही हुआ है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने उसी वक्त आर्डर किया कि महल जो है, शाही महल को गिरा के उस साइड से गिराने के बाद वहाँ इनको इनकी इबादत गाह को तामीर किया जाए। ये तारीख़ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी आप देख लें, यहूदियों के साथ उनके मुआहदात हुए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगर मसीहों के साथ मुआहदात हुए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, और पूरा उनको ऐसे ही रखा है जैसे मुसलमान की इज़्ज़त एहतराम था, वैसे ही गैर मुस्लिम की इज़्ज़त एहतराम थी। और वो जो कानून उस वक़्त के बने हुए हैं ना, आज भी वही हैं, इस्लाम के शरीयत के वही कानून है। अगर हम उस पर अगर जहालत की वजह से अमल नहीं करते तो वो हमारी जहालत हो सकती है। इस्लाम ने जो तलकीन की है, कुरान ने तलकीन की है, वो यही है कि किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सज़ा दे। और फ़र्द, जिस तरह यह हुआ कि एक फ़र्द वाहिद का गुनाह है तो पूरे इलाके को सज़ा दी गई, पूरी कम्युनिटी को सज़ा दी गई। इस्लाम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और किसी को नहीं, वो किसी को भी हक़ नहीं देता कि वो हथियार उठाए। रियासत जो है उसके पास इख्तियारात हैं और रियासत को चाहिए कि वो इन लोगों को गिरफ़्तार करे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। किसी फ़र्द को, तंजीम को, जत्थे को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उठ के अपनी मर्ज़ी के साथ इनके ऊपर अपना कानून मुसल्लत करे या उनको सज़ा दे। ये सारा मामला जड़ांवाला वाला वाक़या कैसे रूनमा हुआ, क्या हुआ, ये सारी हक़ाइक़ पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताए थे। किस तरीके से आपकी एजेंसियां काम कर रही हैं, किस तरीके से उलमा इकराम का किरदार है, जिस तरीके से मुसलमानों का किरदार है, हमारे मसीही बहन भाई जो हैं उनके साथ मोहब्बत का जो सबूत इस वक्त दे रहे हैं। तो इस पर बहुत शुक्रिया जी लामा शकील रहमान नासिर साहब और बिशप डॉक्टर शहजाद अख्तर रौकी साहब, आप लोगों ने इस पे जो है वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा सिचुएशन, मौजूदा महंगाई से अवाम जो है ख़ुदकुशियाँ तक जा रही है, जो लोग जो है अपने घर का सामान तक बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पाक फौज के ऊपर जो उनकी किरदार कुशी सोशल मीडिया पे की जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने जाना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बिजली जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। सफ़ेद पोश लोग जो है, उन बेचारों का जो सफ़ेद पोशी है वो बरकरार रखना मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिन्होंने जमा पूंजी करके अपनी बच्चियों के जहेज़ के लिए कोई जमा कर रहे थे, कोई पैसे जमा कर रहे थे, कोई इसमें जेवर बनवा रहे थे, वो बेच के बिजली का बिल देने पे मजबूर हैं। अपनी बीवी के कानों से बालियां उतार के बेच के उसको बिजली का बिल पे कर रहे हैं। कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो कोई अपनी साइकिल बेच रहा है, तो कोई अपना मोबाइल बेच रहा है। यहाँ पे तो हालात अजीब-व-गरीब पाकिस्तान के अंदर हुए हुए हैं। लगता है कि ये जो महकमा है, ये जो बिजली के बिल हैं, शायद आज से 30 साल पीछे लोगों को जाना पड़े कि वही देहात के अंदर जो लकड़ी और पाथियाँ जो है वो जला के जो सिस्टम किया जाता था, जो वो लालटेन के ऊपर वो दीवे चला के, मोमबत्तियाँ चला के जो है पड़ा जाता था। तो फिर बिल आखिर लोग क्या करेंगे? वो उसी तरह का सिस्टम जो है वो जाना पड़ेगा। इस पर अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं, बाकी हम टेलीफोन लाइन पे भी माहिर मुआशियात को लेंगे। लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली फ़ारूक साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, लाहौर में रिपोर्टिंग करते हैं। इनके सामने एहतजाज भी होते हैं, लोग जो है वो खुदकुशियों तक जाते हैं। इन्होंने करीब से उन लोगों को जो है उनसे गुफ्तगू की, वापडा ऑफिस में गए, उनसे पूछा। अली फ़ारूक साहब, महंगाई तो बेबहा है, सिर्फ मैं
पेट्रोल की बात, डीजल की बात ना करूं, मैं अगर बात करूं उधर आम खुर्दनोश की अशिया, खुर्दनोश जो है उसमें दाल है, चावल है, चीनी है, बाकी घी, ऑयल, मतलब किसी चीज़ को भी ले लूं तो वो पकड़ा ही नहीं दे रही, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो अगर बिजली जो है वो आम आदमी जो है वो तो पंखा और एक बल्ब भी चलाने से मतलब वो कासर हुआ पड़ा है, जिसको अगर एक बल्ब और एक पंखा चला रहा है तो उसको 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, 18-18 हज़ार बिल आ रहा है, तो वो कहाँ जाए? जिसकी इनकम ही 8-10 हज़ार है वो क्या करे? आपने ये सारा मामला लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे गए, आपने क्या मामला देखा? जी बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। मैं ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में इस टाइम जो बिजली है दुनिया भर में सबसे महंगी बिजली है, और ये इंपोर्टेड फ्यूल से ज़्यादातर बिजली बन रही है। जो पन बिजली है, जो पानी से बिजली बनती है, तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेगावाट बनती है, और बाकी हमारी टोटल जो डिमांड है वो तकरीबन 28 से 30 हज़ार गर्मियों में हमारी डिमांड है, सर्दियों में कम हो जाती है। और बेशतर जो हिस्सा हमारा है इंपोर्टेड फ्यूल से, जिसमें RLNG गैस शामिल है, जिसमें डीजल और ये चीज़ें शामिल हैं, जिससे बिजली बन रही है, और ये डॉलर से फ्लक्चुएट कर रही है। और आपके सामने है इस टाइम डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपये तक पहुंच चुका है। अब ज़ाहिर है जब इंपोर्टेड चीज़ आप लाएंगे उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो आपको टेक्निकल वजह बताइए। लेकिन आम आवाम के लिए तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों ने, ख़वातीन ने अपने घरों के जेवर बेचने शुरू किए, सूद पर पैसे लेके, यानी कि बिल अदा करने के लिए। जाहिर है उन्होंने पंखा अगर चलाना है, उनके घर तो AC भी नहीं है। और 2022 अप्रैल में जब PDM की हुकूमत संभाली, इन्होंने PDM की हुकूमत जब आई, उससे पहले ये 100 रुपये यूनिट, जो 100 रुपये तक जो यूनिट इस्तेमाल करते थे, वो तकरीबन 9.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से उनकी बिजली थी। लेकिन इस वक्त 2023 में अगस्त में यही 100 रुपये यूनिट के जो आम गरीब तरीन सार्फिन जिसको कह सकते हैं, वो 16 रुपये 50 पैसे हो चुकी है, तकरीबन डबल हो चुकी है। इसी तरह 200 से 300 यूनिट वाले सार्फिन जो 12 से 12.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली ले रहे थे, ये 2022 की बात बता रहा हूँ, इस वक्त वो 27 रुपये या 25 रुपये तक फ़ी यूनिट के डबल से भी ऊपर निकल गया। अब आम आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है या बिजली के बिल दे, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है जी इसमें। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट जिसकी सैलरी 25 हज़ार एक आम शहरी की, उसके घर का बजट बना के दिखा दे जिसके घर 15 से 20 हज़ार बिजली का सिर्फ बिल उसको आ रहा है, और उसको कहा जाता है कि जी मीटर और लगवा लें तो आपके यूनिट्स कम हो जाएंगे। ये भी अजीब अलमिया है। भी गरीब बंदों के लिए कुछ सब्सिडी देनी चाहिए थी इंसानी बुनियादों पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब हमले शुरू हो जाएंगे, मुजाहरे लोग कर रहे हैं। अब ये दफातर में लेस्को दफातर पर हमले भी हो सकते हैं, लेकिन ये लेस्को दफातर तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बिजली, गवर्नमेंट के रेट्स इंप्लीमेंट करती है, ये खुद हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन अब ये आपने जैसे बताया, ये मुल्क पहले ही डिफॉल्ट होते होते बचा है, लेकिन आम आवाम डिफॉल्ट कर चुकी है। साबिक प्राइम मिनिस्टर बड़े फख्र से कहते हैं कि जी मेरी कबर पे ये नहीं लिखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जी मैंने मुल्क को डिफॉल्ट किया, बल्कि मेरा नाम उनमें शुमार होगा जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। लेकिन 24 करोड़ में से 20 करोड़ कम से कम आवाम डिफॉल्ट कर चुकी है, जो सड़कों पे खड़ी। अच्छा अली साहब जी, ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा, जी, इस धाने पे खड़ा करने में क्या 24 करोड़ आवाम का कसूर है? बिल्कुल नहीं जी, इसमें 24 करोड़ आवाम का कोई कसूर नहीं, ये हुक्मरानों का ही कसूर है। ये हुक्मरान ऐसे थे, उनकी अपनी अयाशियां खत्म, मुल्क को चलाना उनका काम था, पॉलिसी बनाना उनका काम था, इकोनॉमी को बेहतर करना उनका काम था, अपने करप्शन की रेशो को कम करना उनका काम था, या आम आदमी का काम था? सर जी ये आम आदमी का नहीं, ये हुकूमत का काम था ये रेशियो को कम भी करना। आज भी आपको ये बता दूं कि करप्शन तो एक तरफ है। जी अली साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है आसफ बेग साहब, माहिर मुआशियात हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है यार, ये कहाँ पे बात जाके रुकेगी। मिर्जा साहब ये पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले तो वेलकम टू शो, इजाज डोगर बात कर रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर वो कहीं पे कहीं चला गया है, पेट्रोल की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही है, चले वो बाकी चीजें अपनी जगह थी। अब आम आदमी की पहुंच में ये नहीं है कि वो अपने घर का एक पंखा और एक बल्ब चला ले, उसको भी 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, उसकी इनकम 10 हज़ार है, वो कहाँ जाए? तो क्या समझते हैं कि यहाँ कहाँ पे कमी है? मिर्जा साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? मिर्जा आसिफ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मिर्जा आसिफ बेग साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक?
कोई शायद टेक्निकल फॉल्ट है। अली साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये आम आवाम जो है उसका फॉल्ट नहीं है कहीं पे भी। ये फॉल्ट तो जो हुकूमत में रहे उनका काम है इस मामले को ठीक करना। जो भी रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी एक हुकूमत को। हुकूमतें आती जाती रही। सर, हुकूमतें आती जाती रही। आप ये देखें, गर्दिशी कर्जे ये 3000 के लगभग इस टाइम हो चुके हैं। अब अंदाजा लगा लें कि 3000 जो कर्जे पहुंचाए गए हैं ये आम आवाम ने तो नहीं। अली साहब, मिर्ज़ा आसफ बेग साहब माहिर मुआशियात, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा आसफ बेग साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आप पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन देख रहे हैं कि आए रोज़ महंगाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती जा रही है। डॉलर की बात कर लें, चले डॉलर तो लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, आम आदमी ने, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पेट्रोल डीजल वो कीमतें कहाँ पे जा रही हैं। अब बिजली का बम भी गिरा दिया है। अब लाइट इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी जो है वो एक घर का पंखा और एक बल्ब चला रहा है, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, उसकी इनकम है 10-15 हज़ार, वो या 20 हज़ार भी लगा ले, वो बिजली का बिल दे, अपने बच्चों के स्कूल की फीसें दे, वो खाना घर का 2 टाइम की रोटी पूरी किया। क्या करे, ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी भाई। देखिए, आपने खुद ही इशारा दिया है कि पाकिस्तान में जो रुपया है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और रोज डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले में बढ़ रही है। पाकिस्तान जो है इसकी बहुत सारी इंपोर्ट की, बहुत सारी अशिया की रिलायंस जो है इंपोर्ट्स पे है। मसलन पाकिस्तान जो है अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, मेजॉरिटी जो है ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें पेट्रोल आता है, जिसमें LNG आती है, किसी हद तक कोयला भी आता है, ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये सारी दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर टर्म्स में होती है, डॉलर में करता है। इसी तरह आपके जो है पाकिस्तान में खुर्दनी तेल वो तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट होता है, वो भी डॉलर टर्म्स में इंपोर्ट होता है, मोस्टली फ्रॉम इंडोनेशिया। और इसी तरह आप देख लें कि जो हमारा एनर्जी की इंपोर्ट का बिल है अराउंड 27-28 बिलियन डॉलर है। और इसी तरह हमने अपने आप को नहीं करेक्ट किया इस सेंस में कि हमारी बहुत सारी लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स भी होती हैं। और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है तो दालें, चीनी और गंदम, इनके बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए भी हम इनको इंपोर्ट करते हैं। इसमें भी काफ़ी सारा खर्च है। और ख़ासतौर पर पिछले साल जो है ये जो सैलाब आए उससे शॉर्टेज भी क्रिएट हुई। और फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी इशू है कि हमें कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करनी होती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स इंपोर्ट करने होते हैं। तो इस तरह हमारा जो एनर्जी का बिल है पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें तकरीबन 79-80 बिलियन डॉलर के करीब था। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, टोटल एक्सपोर्ट्स, वो तकरीबन 32 बिलियन डॉलर के करीब थी। तो इतना बड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट था, तो उसकी वजह से दबाव, हमारा जो करेंसी है वो मुस्तकिल इसमें दबाव में है। अच्छा, उससे आपको नेचुरली डॉलर जब बढ़ता है तो आप जब पब्लिक को ये डेट ट्रांसफर करते हैं तो उसका कीमतें बढ़ती। मतलब इनका ये होता है कि मारना पब्लिक को ही है, जाके आवाम को ही मारना है हमने। तो भाई दुनिया में कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, कोई चीज कंज्यूम करेंगे तो somebody is paying for it। तो अब वो गवर्नमेंट के पास तो पैसे है नहीं। आपने देख ही है पाकिस्तान में जो इतना बड़ा डेट का साइज है वो इतना बढ़ गया है। अब IMF के पैकेज में गए हैं, हमने देख लिया अगले साल हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 25 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। IMF ने हमारे पे ऊपर कंडीशनैलिटीज लगाई हैं। आपका कोई 2400-2500 बिलियन रुपया आपका सर्कुलर डेट है। IMF कहता है कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में 400 अरब जो आपका सर्कुलर डेट है वो कम करना है। बिजली के लॉसेज हो रहे हैं, चोरी हो रही है, गवर्नेंस के इशूज हैं, ये तमाम मसाइल है। तो गवर्नमेंट जो है उस दबाव के अंदर आके गवर्नमेंट जो है बतदरीज तेल की कीमतें भी बढ़ा रही है, बिजली की कीमतें भी बढ़ा रही हैं। अनडाउटेडली आपकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि ये पब्लिक पे ऊपर इतना बर्डन पास ओवर हो रहा है जो उनकी सकत में नहीं है। और ये अभी इसका इतना सख्त दबाव जो है, इसका इफेक्ट जो है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये काफी वक्त चलेगा अभी। और अगर गवर्नमेंट सिंसियरली पैसे अपने टैक्स की कलेक्शन करे, अपनी थोड़ी सी अखराजात को कंट्रोल करे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, खासतौर पे IT की एक्सपोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स को किसी हद तक रैशनलाइज करें, तो फिर अब किसी हद तक कह सकते हैं सालों के बाद उसमें बारे में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो। लेकिन इस वक्त तो बहुत सख्त दबाव में, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक बहुत सख्त सफर कर रही है।
और इस सकत से बाहर है। जी सर। मेरे साहब जमा तफरीक करके, क्योंकि आप ज़ाहिर है इस शोबे से रिलेटेड हैं, जमा तफरीक करके कहीं ये लगता है कि अवाम को कोई जल्द रिलीफ मिलने वाला है, या जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सालों साल कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह का होगा, या कोई ऐसा है कि ऐसी हिकमत अमली जो है हुकूमत बना ले जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता है? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत जल्द नहीं मिलेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसमें मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है ये जो कमोडिटीज हैं इंटरनेशनल की प्राइसेस क्या रहती है, क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल प्राइसिंग भी ज्यादा है ना, और ऊपर से डॉलर जो है उसका रेट रुपये के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो आने वाले वक्त में ये कमोडिटीज की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कैसी रहती हैं, तो उस हिसाब से आप कुछ वक्त के मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन नोबडी कैन से एनीथिंग। जब इस नहज पे हम पहुंचे, इसके पीछे क्या रीजन थी? क्या कोई जाहिर है कोई ना कोई वजह तो बनी होगी ना कि यहाँ तक इस दाने पे आके खड़े हो गए हम। पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई, जो महंगाई है यहाँ तक पहुंच गई। पाकिस्तान पिछले दिनों बड़ी मुश्किल से जो है वो बचा वो सारी चीज़ों से। तो ये सारे मुआशी तौर पे बिल्कुल ये एंड होने वाला था पाकिस्तान का। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि पीछे क्या रीजन थी? बिहाइंड कोई ना कोई रीजन तो होंगी ना? नहीं, रीजन तो बड़ी उसमें साफ नजर आ रही हैं जी, कि उसमें है कि हमारी रेकलेस बोरिंग, यानी कि जो भी गवर्नमेंट्स रही माजी में उन्होंने बहुत ज्यादा बोरिंग की, और एक्चुअली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी। तो उस वजह से हमें जो IMF, वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो लोन तो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल लोन की गवर्नमेंट ने दिए तो कमर्शियल लोन काफी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि आपका डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ गवर्नेंस के भी इशू हैं, करप्शन रही है, बहुत सारे लोन जो है करप्शन के नजर हुए, और गवर्नमेंट्स ने जो तमाम गवर्नमेंट्स आई आपस से इसी बंदों की कैबिनेट रखेंगे, इतने शाहाना अखराजात होंगे, तो साइज ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू बिग, और करप्शन थी, लीकेजेस थी, और उसके अलावा जो है गवर्नेंस के इशू थे। अब देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि महंगाई इतनी हो गई है तो सुबह जो दुकानदार जो चीज बेच रहा है जितनी मर्जी दाम बढ़ा ले उसको कोई रोकने वाला किसी वजह से भी, और उसका माल बिकता भी है। तो क्या ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि मसनूई महंगाई भी है? मसनूई महंगाई आप कह सकते हैं। यस, ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं अनड्यूली। ये जो मैंने बातें की हैं उनका भी असरात हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने मार्जिन बढ़ा लिए हैं। इनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट के मुतलका अदारे हैं, एक मैंने कॉम्पिटिशन कमीशन है जिसको देखते हैं कि उसमें जखीरा अंदोजी ना हो, शॉर्टेजेस क्रिएट ना हो, फलानी चीज ना हो। तो शॉर्टेजेस वगैरह क्रिएट करके आपने देख लिया है, चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, आटे की कीमतें बढ़ती ऐसे होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ये गवर्नेंस के इशू शुरू हो रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, अभी आपने फरमाया कॉल के दौरान के एनर्जी के लिए जो है इनको कोयला, फर्नेस ऑयल, इसमें LNG, पेट्रोल, डीजल, मतलब ऐसी चीजें सारी करते हैं, और सैलाब का भी जिक्र किया। क्या अगर डैम्स बनाए जाते पाकिस्तान के अंदर, वहां से पानी से बिजली पैदा की जाती तो चले ठीक है, बाकी महंगाई तो अपनी जगह पेट्रोल डीजल से जो होनी थी, बिजली और कम से कम बिजली सस्ती हो सकती थी। सेकंड, ये सैलाब से जो तबाहकारियां होती हैं इससे बचा जा सकता था। समझते नहीं कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिसियों में, हुकूमत की पॉलिसियों में कहीं ना कहीं नाकामी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें गवर्नमेंट ने अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो सही नहीं मुकर्रर की सारी गवर्नमेंट्स ने। आपने देख लिया है जब से ये जो वेला और मंगला के डैम बने हैं उसके बाद कोई बड़ा डैम का पता नहीं बना। अब ये जो बादशाह डैम वाला ये बंद है, जब खुदा करे मुकम्मल हो जाए, लेकिन ये डैम बनने चाहिए क्योंकि जो बिजली पानी से बिजली पैदा होती है उसके एग्रीकल्चर में भी असरात होते हैं, फ्लड कंट्रोल भी होते हैं, बिजली सस्ती भी होती है। और इसी तरह आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें सोलर आती है, जिसमें विंड एनर्जी आती है, ये सारी आती है, इसको भी कभी ध्यान देना चाहिए था। तो हम गए हैं आसान रास्ते पे और IPPs बना दिए हैं, और वो आपको पता है फर्नेस ऑयल पे इसकी प्रोडक्शन है बिजली की, वो इतनी महंगी है, और पानी जो हम जहीरा नहीं कर सके, सारा पानी हमने ज़ाया कर दिया, समुद्र में चला गया, इतनी तबाही मचा के। और हमारे कहते हैं वो पानी जखीरा करने की बजाय उससे लोग जो है वो रहमत की बजाय ज़ामत बना हुआ है पानी, लोग बेचारे डूब रहे हैं, उनके घर डूब गए, उसमें उनका माल मवेशी बह गए उसमें। तो आप समझते हैं कि अगर पानी से बिजली बनती तो बहुत सस्ती माइनस रेट होना था उसका? बहुत कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी से अगर बिजली पैदा होती उससे पानी जखीरा भी होता, बिजली सस्ती भी होती, और लोगों को सस्ते दाम मिलते, महंगाई का इतना प्रेशर ना आता,
और हमारे जो बिजली सस्ती होती तो हमारे जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के हवाले से ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जिस तरह बादशाह और मोहम्मद डैम जो है बन रहे हैं, क्योंकि जनरल अयूब खान के दौर के बाद मैं तो कहीं नहीं पढ़ा ना देखा कि कोई डैम बना है। अगर ये डैम 2 बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर जैसे सैलाब की तबाहकारियां होती हैं या बिजली या ये ज़रूरी, जिस तरह आपने कहा कि ये पानी इनको ज़राअत को देना बड़ा ज़रूरी होता है, कितना को फर्क पड़ जाएगा इसके 2 डैम्स बनने की वजह से? नहीं, इससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आप देखें ना इसकी जो आज से 20 साल पहले डैम की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी, जो आज डैम की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसकी आप जो कॉस्ट ऑफ पावर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, क्योंकि डैम बनते हैं 7-8 सालों में और इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बहरहाल वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसके साथ फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट ने जो 2 इनिशिएटिव लिए हैं, एक तो लिया है मादनियात का और एक लिया है एग्रीकल्चर का, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मेंबर है, स्पेशल कमेटी बनी है अंडर प्राइम मिनिस्टर। तो वो इनिशिएटिव बड़े अच्छे हैं, अगर उनका सिंसियरली काम होता है तो हमारे लिए ये थोड़ी सी ग्रीन लाइट है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया मिर्जा आसफ बेग साहब, आप हमें अफजिया दे रहे थे। अच्छा, मैं अपने नाजरीन के लिए, उनकी इतला के लिए मैं एक अर्ज़ करता जाऊं, और उनके लिए जो सोशल मीडिया पे गैर अखलाकी तौर पे और मैं फजूलियात किस्म की वो तनकीद भेजा कर रहे हैं, उनकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की जब हुई, जब डैम्स बने, तो वो उस वक्त आपका हुक्मरान कौन था? एक जर्नैल, जनरल अयूब खान जब डैम बने। मैं दूसरी तरफ अगर बात करता हूँ, आज जब दोबारा पाकिस्तान का मईशत जो है वो डोलती हुई नहीं बल्कि तबाही के दाने पे खड़ी हुई नजर आई, तो पाक फौज ने फिर कदम उठाया और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने यह स्टेप लिया कि हमें ज़राअत में, एग्रीकल्चर ही एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शुबा है जिससे हम आगे निकल सकते हैं, जिससे ये पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है, कर्ज़ों की जहाँ पे भरमार है, वो एक ही तरीकाकार है जिससे बचा जा सकता है, वो है एग्रीकल्चर लैंड। उसको जो है वहाँ पे आपका फूड सिक्योर किया जाए उसको सिस्टम को, तो वो बच सकते हैं। तो उस पर भी पाक फौज ने ही स्टेप लिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है, जनरल अयूब का, जनरल ज़ियाउल हक का दौर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो दौर और आज जनरल आसम मुनीर का मैं दौर देख रहा हूँ, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में एजुकेशन आपकी 10वीं तक फ्री थी। आपके एमरजेंसी सिस्टम जो अब कर रहे हैं, वो उस दौर में एमरजेंसियाँ हॉस्पिटलों की जो है वो पंजाब के अंदर फ्री हुई थी, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। उसके बाद में बिजली की घर घर, गांव तक, करिया तक का बिजली पहुंचाने का दौर जो था वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। रोड्स पक्के उस दौर में हुए, खाले पक्के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए। तो मैं कैसे मान जाऊं कि पाक फौज पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करती? मैं कैसे मान जाऊं कि पाक फौज अपने अवाम से मोहब्बत नहीं करती? मैं कैसे मान जाऊं कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे बेजा तनकीद कर रहे हैं? अभी हाल ही में बटग्राम के अंदर एक वाक़या होता है कि वहाँ पे एक चेयर लिफ्ट टूटती है, तो बदकिस्मती से हमारी वहाँ पे इंतज़ामिया के पास, हमारे लोकल लोगों के पास कोई इंतज़ामात नहीं थे कि उनको बच्चों को वो 8 लोगों की या 9 लोगों की जानें बचा सके। तो वहाँ पे भी पाक फौज ही हरकत में आती है, जिसमें मुकामी लोगों के तावन से और इधर उधर वो सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे बेजा फजूल किस्म की तनकीद की जा रही है। उनकी इतला के लिए करता जाऊँ कि उन बच्चों से पूछे जाके कि जब उन बच्चों के पास उन्होंने हेलीकॉप्टर देखा पाक फौज का, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हम पहले देख रहे थे कि हम कब है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी मौत बिल्कुल करीब है। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर देखा, उन्होंने पाक फौज को देखा, तो बच्चों ने कहा फौजी आ गए, अब हम बच जाएंगे। तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए पाक फौज जिंदाबाद के। तो आप हकाइक को देखें, फिर तनकीद करें। आप जाके देखें सैलाब जहाँ पे आया हुआ है, वहाँ पे भी आपके रेंजर्स की और पाक फौज के दस्ते उन लोगों को निकाल रहे हैं। आप जब सैलाब की तबाहकारियाँ जहाँ भी आई वहाँ पे देख लें, जल्जला जब आता है वहाँ पे देख लें। अब आपकी मईशत को बेहतर करने के लिए भी पाक फौज मैदान में आ गई है। तो फिर आप बगैर तहकीक के ये जो चंद लोग हैं, मैं पूरा ये ग्रोह है एक जो पाक फौज को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनका कुछ जाती एजेंडा होगा या बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मैं ये आवाम से ये कहूँगा कि आप हकाइक जाने, आप देखें कि क्या पाक फौज ने मोहब्बत का सबूत नहीं दिया।
जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज अवाम के साथ शाना बिशाना नहीं खड़ी रही। जब ऐसा कुछ रहा है तो फिर पाक फौज को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा? तो मैं ये सारे एक आप मुवाजना करना है आप लोगों ने, आप लोगों बिल्कुल ये वक्त आ चुका है कि जो आप बेजा एक सोशल मीडिया के ऊपर है, ऐसे ही बैठे बैठे हमें कोई बात का पता नहीं होता। अभी ये बटग्राम की मिसाल है, किसी को हकायक का नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, हमने ऐसे ही अपना एक शोषा छोड़ दिया कि ये वहां पे तो ये हो गया जी, वो हुआ, ऐसे नहीं हुआ। आप जाके वहां पे देखते तो सही कि वहां पे क्या हालात थे, क्या अवाम के क्या जज्बात थे पाक फौज के लिए। आप उनसे पूछें जाके, ये सतलुज के इर्द गिर्द जो लोग डूब रहे हैं उनसे पूछें, जहां पे इमदाद के लिए कोई नहीं पहुंचता, जहां पे ना पहुंच सकता वहां पे पाक फौज उनको निकालती है। जाके आप उनसे पूछें जाके के क्या हालात हैं, उनसे पूछें जो जल्जले में दबे हुए थे जिनको पाक फौज ने निकाला था। फिर आप ऐसे खाम में तनकीद करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब जो अवाम है इसको भी खड़ा हो जाना चाहिए पाक फौज के हक में, इसको भी चाहिए। पाकिस्तान देखें, पाक फौज और आपका पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, ये प्री प्लान आलमी साजिश है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जाएगा। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी फौज के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे हमारे पाकिस्तान को और पाक फौज को बदनाम करना चाहे। तो आप उठ खड़े हो, वक्त आ गया है, पाक फौज के और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।